नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। देश अभी कोरोना की दूसरी लहर से पूरी तरह बाहर नहीं आया है, लेकिन एक्सपर्ट्स कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। इस बीच एसबीआई इकोरैप ने अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोविड-19 की तीसरी लहर दूसरी लहर की अपेक्षा ज्यादा घातक हो सकती है। एसबीआई का कहना है कि तीसरी लहर देश में 98 दिनों तक रह सकती है। आपको बताते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लगातार आगाह कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र और राज्य सरकारें तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों में जुटी हुई हैं। अब क्या कहती है एसबीआई इकोरैप की रिपोर्ट, हम आपको विस्तार से समझाते हैं। कोविड-19 की तीसरी लहर दूसरी लहर की तरह ही घातक हो सकती है। 98 दिनों तक रह सकती है कोरोना की तीसरी लहर। जी हां, बेहतर तैयारी से मौतों के खतरे को कम किया जा सकता है। तीसरी लहर में 40,000 तक रोका जा सकता है मौतों का आंकड़ा। इसके साथ ही कहा गया है इस रिपोर्ट में कि स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि और वैक्सीनेशन बेहद जरूरी साबित हो सकते हैं। बड़े देशों में कोरोना की दूसरी लहर 98 से 108 दिन रही है। तो ये तमाम बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसी के आधार पर आगे की रणनीति बनानी चाहिए। कितनी खतरनाक हो सकती है तीसरी लहर, इसे जरा और समझिए। एक्सपर्ट्स ने 6 महीने में तीसरी लहर की आशंका जताई है। तीसरी लहर में 35 से 38% आबादी पर असर की आशंका है। देश में 47% आबादी 25 साल से कम उम्र के लोगों की है। बड़ी संख्या में बच्चों और किशोरों पर असर की आशंका है। हेल्थ सर्वे के मुताबिक 78% बाल रोग विशेषज्ञों की कमी है। बच्चों के NICU, वेंटिलेटर जैसे उपकरणों के आंकड़ों की देश में भारी कमी है। टीकाकरण की धीमी रफ्तार से खतरा बढ़ने की आशंका है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वायरस के नए वेरिएंट खतरे को और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि क्या उन पर टीका काम कर सकता है, वो कितने घातक हैं, अभी इस पर स्टडी चल रही है। तीसरी लहर को लेकर IIT दिल्ली की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में रोजाना 45,000 केस सामने आ सकते हैं। रोजाना 9,000 लोगों को अस्पताल की जरूरत पड़ेगी। बड़ा आंकड़ा है। 944 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की प्रतिदिन जरूरत पड़ेगी। IIT दिल्ली की रिपोर्ट में 3 परिस्थितियों का जिक्र किया गया है। पहली स्थिति दूसरी लहर जैसे हालात पर अनुमानित की गई है। दूसरी स्थिति नए मामलों के 30% इजाफे की तरफ इशारा करती है। तीसरी स्थिति संक्रमितों के आंकड़े में 60% की बढ़ोतरी होने पर है। तो ये 3 आधार रखे गए हैं और ये रिपोर्ट जो है बहुत कुछ समझने के लिए कहती है। देश के इतिहास में स्टेट गवर्नमेंट से बिना कंसेंट डेप्यूटेशन पे भारत सरकार किसी को नहीं लाती है। मोदी जी चुने हुए मुख्यमंत्री है। जरूर हमारे पास रूल 6 है कि अगर राज्यों और केंद्र के बीच में विवाद होता है तो रूल 6 का प्रावधान स्पेशल केस में अगर बहुत जरूरी सेवा है तो एज ए स्पेशल केस इन अ स्पेशल सर्कमस्टांसेस। कोरोना वायरस अपनी नेचर चेंज कर रहा है और ये म्यूटेशन दिखा रहा है, जिसको हम आम भाषा में समझना चाहें तो ये अपने रंग बदल रहा है, शोइंग कलर्स। तो ऐसे में नॉर्मल वायरस तो ये करता है कि अपनी जो उसकी तीव्रता है, उसकी संक्रमण शक्ति है, कंटेजियसनेस है, उसको कम करता है। लेकिन ऐसा देखने में आ रहा है कि जितने नए स्ट्रेन्स आए हैं वो ज़्यादा कंटेजियस हो गए। उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो उसके अंदर स्पाइक प्रोटीन है वो अपनी कैचमेंट शक्ति को बढ़ा रहा है। ये जो बॉडी के सेल्स के इस रिसेप्टर को पकड़ता है उसमें तेजी आ रही है। तो इस तरह से करके ये अपना संक्रमण शक्ति को बढ़ा रहा है। दूसरी लहर कोरोना की थम रही है। कुछ आंकड़े आपको बताते हैं। 24 घंटे में कितने केसेस आए हैं? 1,32,788। 24 घंटे में मौतों की संख्या 3,207 है। एक्टिव केस की संख्या 17,93,645 है। 24 घंटे में वैक्सीनेशन कितना हुआ है ये भी आपको बताते हैं। 23,97,191 लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। कुल वैक्सीनेशन की संख्या बड़ी है, लेकिन अब तक जो टेस्ट किए गए हैं उन्हें बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन जिस रफ्तार से हो रही है उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाना जरूरी है। इंडिया न्यूज पर खास बातचीत में इस बीच पूर्व वित्त मंत्री
पी चिदंबरम ने सरकार पर बड़े हमले किए हैं। चिदंबरम ने कहा है कि सरकार के गलत फैसलों से अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है, जीडीपी गिर रही है। उन्होंने वैक्सीन पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए ऑडिट की भी मांग की है। Take him to a bank and please ask the manager to lend him money. Let us see who will lend money. तो एक और थर्ड वेव को लेकर चर्चा हो रही है, तो दूसरी ओर वैक्सीनेशन जोर पर है। तमाम कोशिशों के बाद भी लेकिन वैक्सीनेशन जिस तरीके से होना चाहिए, जिस रफ्तार से होना चाहिए, वो रफ्तार फिलहाल हासिल नहीं हो पाई है। और यही कारण है कि विपक्ष के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। वैक्सीनेशन पॉलिसी पर सवाल खड़े करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, आप सुनिए, देखिए। वैक्सीनेशन के 35,000 करोड़ का बजट आखिर कहां खर्च किया गया? ब्लैक फंगस की दवा के लिए क्या कदम उठाए गए, ये पूछा है कोर्ट ने। 45 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनके टीके का नियम पैसे 45 से कम उम्र के लोगों से क्यों लिए जा रहे हैं, ये नियम पर सवाल खड़े किए गए। वैक्सीनेशन के 2 फेज में केंद्र ने सभी को मुफ्त टीका उपलब्ध कराया। 18 से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनके वैक्सीनेशन की बारी आने पर राज्यों पर जिम्मेदारी क्यों डाली गई? महामारी का नेचर बदला है। 18 से 44 साल के एज ग्रुप के जो लोग हैं उन्हें टीका लगाना बहुत जरूरी है। प्रायोरिटी ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन के इंतजाम अलग अलग किए जा सकते हैं। प्राथमिकता तय कीजिए और उसी हिसाब से नीति बनाइए। इस बीच देश में वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार के बीच सरकार ने यह साफ कर दिया है कि दिसंबर तक सभी को वैक्सीन लग जाएगी। लेकिन आम जनता के दिल में अभी भी ये सवाल बना हुआ है कि क्या वैक्सीन की मिक्स डोज लगाई जाएगी, यानी एक शख्स को वैक्सीन की 2 अलग अलग डोज लगाई जाएगी। इस पर नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने सारा कंफ्यूजन क्लियर करने की कोशिश की है, सुनिएगा। तो अगली बार भी आपको कोवैक्सीन लेना है। कोविशील्ड आपकी फर्स्ट डोज है, सेकंड डोज भी कोविशील्ड। देश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश तेज है, तो वैक्सीनेशन को लेकर बढ़ते अफवाह और भ्रम की दोहरी चुनौती भी है। वैक्सीन की अलग अलग डोज की अफवाह पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल आगे आए और इस अफवाह का खुद खंडन किया और कहा कि अगर कोविशील्ड की पहली डोज किसी को लगी है तो दूसरी डोज भी कोविशील्ड की ही लगेगी, और अगर किसी ने कोवैक्सीन की पहली डोज ली है तो दूसरी डोज भी कोवैक्सीन की ही लेनी होगी। मतलब साफ है कि किसी भी सूरत में वैक्सीन के डोज का इंटरचेंज नहीं होना चाहिए। Till then, there is no mixing of vaccines. तो हमारा शेड्यूल बिल्कुल साफ है। कोवैक्सीन मिला है आज, तो अगली बारी भी आपको कोवैक्सीन लेना है। कोविशील्ड आपकी फर्स्ट डोज है, सेकंड डोज भी कोविशील्ड होगी। दिस इज अवर एसओपी, प्लीज स्टिक टू दिस। कोई नई चीज अब आएगी, फैसला सिस्टमैटिकली किया जाएगा, इसी मन से हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये मैं क्लियर करना चाहूंगा, कोविशील्ड की 2 डोज, कोवैक्सीन की 2 डोज, और मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन इज नॉट अ प्रोटोकॉल। हम वही वैक्सीन लगाएंगे दूसरी बारी जो पहली बारी लगा है। यानी एक बात साफ हो गई कि वैक्सीन के मिक्स डोज को लेकर जो बातें हो रही थी उसका खंडन हो गया। साथ ही ये बात भी साफ हो गई कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का भी लोगों को डबल डोज लेना होगा, क्योंकि इससे पहले ये दावा किया जा रहा था कि कोवैक्सीन के सिंगल डोज ही कोरोना के खिलाफ काफी प्रभावी हैं, दूसरी डोज की जरूरत नहीं। लेकिन अब साफ है कि ये अफवाह है, सच नहीं। वैक्सीन को लेकर सबसे ज्यादा भ्रम ग्रामीण इलाकों में है। नीति आयोग ने इस चुनौती की तुलना पोलियो ड्रॉप अभियान से की है और उम्मीद जताई है कि पिछली बार की तरह इस बार भी लोग जागरूक होंगे। वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी लोगों के बीच कई भ्रम है, जैसे भ्रम वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट्स हैं और सच है हल्के बुखार और बदन दर्द के अलावा कोई साइड इफेक्ट नहीं। एक भ्रम ये भी है कि शराब पीने से वैक्सीन की इम्यूनिटी कम होती है, लेकिन सच ये है कि वैक्सीन का शराब से कोई रिश्ता नहीं है। भ्रम कोरोना होने के बाद वैक्सीन की कोई जरूरत नहीं, सच कोरोना होने के बाद भी वैक्सीन की जरूरत होती है। भ्रम है कि नए वेरिएंट पर वैक्सीन कारगर नहीं होगी,
जबकि सच ये है कि अब तक के सभी वेरिएंट पर वैक्सीन कारगर है। एक भ्रम ये भी फैलाया जा रहा है कि वैक्सीन से नपुंसकता का खतरा है, लेकिन सच ये है कि वैक्सीन से नपुंसकता की बात निराधार है। भ्रम है कि वैक्सीन के बाद महिलाएं मां नहीं बन सकती, जबकि सच ये है कि वैक्सीन से मां बनने में कोई खतरा नहीं है। देश भर में रोजाना 23 लाख लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं, जबकि अब तक 22 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। अच्छी बात यह है कि देश के ग्रामीण इलाकों को छोड़ दें तो शहरी इलाकों में वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ ली है। निष्ठा श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उनके मुताबिक देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी धीमी है। The Prime Minister declared that there was a plan in place to vaccinate every Indian by the next year. It is now mid-2021. Our vaccination rate is 1.9 million people per day. We need 7 to 8 million people to be vaccinated per day to achieve that target. The centre first took all responsibility. After that, as the second wave hit, it started to abdicate responsibility to the states. Other federal countries like Germany and the USA have followed a completely different process. The centre has procured the vaccine and allowed states to distribute it. Why did the Modi government not do so? वैक्सीनेशन को लेकर और क्या सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, ये आपको सुनवाते हैं। बिहार और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्रियों का वैक्सीनेशन को लेकर पूरी प्रक्रिया पर क्या कहना है, आप सुनिए। का कार्य बहुत तेज गति से चल रहा है और जितना टीका हमको उपलब्ध होता है वो टीका पूरी तरीके से हम लोगों को उपलब्ध कराते हैं, टीकाकृत करते हैं और 45 साल और उससे अधिक के लोगों का टीकाकरण बेहतर तरीके से हो, इसके लिए हमने टीका एक्सप्रेस गाड़ी चलवाया ताकि गांव सुदूर क्षेत्र में रहने वाले लोगों तक भी टीका पहुंच जाए और टीका लोग लें। खास करके जिसको दूसरा डोज लेना है वो जरूर लें। तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है इस काम में निरंतर लगी हुई है। 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों को जो टीका देना था वो टीका भी देने का काम बिहार में बहुत तेजी से हुआ है। 2-3 दिन पहले तक हम पूरे देश में 1 नंबर पर रहे हैं। अभी तुरंत टीके की उपलब्धता में थोड़ी कमी आ गई है, जबकि जो टीका हमको एलोकेट हुआ है जून के महीने के लिए, हम लोगों ने उसका पूरा भुगतान संबंधित जो उत्पादक कंपनी है उसको हमने भेज दिया है। लेकिन पूरे देश से मांग है और इस क्रम में 2-3 दिनों के बाद उपलब्ध होने की जानकारी मिली है। तो जैसे ही टीका उपलब्ध होगा फिर जैसे 45 से ऊपर वालों का टीकाकरण तेजी से चल रहा है वैसे ही 18 से 45 तक के लोगों का भी चलेगा। 48 लाख वैक्सीन आया है झारखंड। 48 लाख में हम लोगों ने 42 लाख वैक्सीनेट कर दिया। हमारे पास 6 लाख के करीब वैक्सीन था, अभी 2-3 दिन पहले का मैं आंकड़ा बता रहा हूं आपको। और आप बताइए कि हमारा झारखंड जो है 4.65% से आगे नहीं भागा था और उसको भी हमने कम कर दिया। और अभी देश का जो है वेस्टेज रेट जो है वो 6.30 है और हरियाणा का वेस्टेज रेट जो है 6.65 है। यूपी का वेस्टेज रेट जो है वो 6% के आसपास है। तो दिक्कत ये है कि अब आपको आरोप लगाने हैं, आपको अपना जो है नाकामी छिपाना है, आपने जो गलत स्टेप उठा लिए हैं आपको वो उससे बचना है। उत्तर प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। लखनऊ में वैक्सीनेशन को लेकर मेगा कैंप चलाया जा रहा है। राधा स्वामी सत्संग व्यास में बने मेगा कैंप का जायजा लिया है हमारे संवाददाता जय शुक्ला ने। राजधानी लखनऊ में अब मेगा कैंप की शुरुआत हो चुकी है और शहरों में इसकी शुरुआत होने के बाद आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस मेगा कैंप की युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के जो मोहनलालगंज में राधा स्वामी सत्संग व्यास बना हुआ है वहां पर हैं और हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर वैक्सीनेशन के मेगा कैंप के लिए लगातार तैयारियां चल रही हैं। पीछे मास्क रखा हुआ है, सैनिटाइजर रखा हुआ है। यहाँ तक जो लोग आएंगे उनके लिए यहाँ पर देख रहे हैं पानी की और चाय की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ हम और दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर लगभग एक बार में 1500 लोगों को बिठाने की भी व्यवस्था की गई है। मेरे साथ में बात करने के लिए जो CSC अधीक्षिका हैं
डॉक्टर ज्योति कामले उनसे पूछते हैं कि इस मेगा कैंप को लेकर के किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। मैडम, किस तरह की पूरी तैयारियां चल रही हैं मेगा कैंप को लेकर के? मेगा कैंप राधा सत्संग स्वामी जो है मोहनलालगंज, यहाँ पे हम लोगों ने मेगा कैंप के लिए ऊपर से ऑर्डर हुआ है कि डीएम लेवल से कि यहाँ पे हम लोग कैंप करेंगे और तैयारी बहुत अच्छी है। और यहाँ के जो संचालक अरोड़ा जी उन्होंने पूरी तैयारी अच्छे से कर दी है। बस एक बार में कितने लोगों का यहाँ पर वैक्सीनेशन हो पाएगा एक दिन में? एक बार में लगभग 3000 कैंडिडेट्स का हो सकता है। उस हिसाब से 10 काउंटर्स बने हुए हैं अच्छे से, चेयर अरेंजमेंट भी अच्छी है, 3000 हो जाएगा। तो इस बीच सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाया जाए। आगे खबरें और भी हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की सुर्खियां।